हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी। और हिंदी क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो वैकेंसी निकली हैं, आपको पता है कौन सी वैकेंसी हैं? वीडियो की जो निकली हुई है, यानी कि जो हम लोग वीडियो कर रहे हैं लेकिन वो हैं तो जिला पंचायत अधिकारी की। और जो वीडियो का री एग्ज़ाम है, री एग्ज़ाम होना है 2018 वाला जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, उसका एग्ज़ाम जो है 2023 में अब जून में होगा। तो उसमें हिंदी जो है 50 नंबर की आएगी। हम उसे आज पढ़ने वाले हैं, कवर अप करने वाले हैं। इसके साथ साथ हिंदी जिन एग्ज़ाम में आती है उनके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और ये जो हम कर रहे हैं सॉल्व क्वेश्चन, वो बुक जो है वो यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है, YCT की। बहुत अच्छी बुक है। इसमें सब कुछ हिंदी, GS, रीजनिंग सब कुछ दिया है। और लास्ट ईयर के यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी पेपर उन्होंने कराए हैं वो सब दिए हुए हैं सॉल्व। ये भी सॉल्व आंसर करके दिए हुए हैं। लास्ट जितने एग्ज़ाम में आए हैं सारे इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो यूथ कंपटीशन टाइप की बुक है उसका जो कवर पेज है आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, ठीक है? उसी बुक्स में ये जो है क्वेश्चन करा रही हूँ। और हिंदी वर्णमाला में जब तक हम ध्वनि और हिंदी व्याकरण और वर्णमाला नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? वर्णमाला आपने नहीं पढ़ी तो वर्णमाला से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन्हें करना असंभव हो जाएगा, क्योंकि वर्णमाला में बहुत प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? अभी आप देखेंगे। तो इसीलिए वर्णमाला से ही स्टार्टेड है उस बुक में भी, ठीक है? तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि का वर्ग का उच्चारण हम अपने किस स्थान से करते हैं? तो का वर्ग का जो उच्चारण है हम कंठ से करते हैं। क ख ग बोलिए तो कंठ से आवाज़ आएगी, तो कंठ से बोलते हैं। बहुत सारे वर्गों के ये जो हैं हम सारे अपने जो भी वर्णमाला के विभाजन कर रखा है बोलने की वजह से। तो इनको देखो, का वर्ग का हमने कंठ से किया तो का ख ग ण तक, फिर ये तालु हो गया चा वाला वर्ग, फिर मूर्धा हो गया टा वाला वर्ग, और दंत हो गया ता वाला वर्ग, और ओष्ठ हो गया पा वाला। अंतः स्थ व्यंजन बोलते हैं य र ल व, जिन्हें बोलते वक्त हम अंदर से ही आवाज़ निकल रही है हमारी। और ऊष्म व्यंजन जो होते हैं इन्हें श श स ह, जब हम इन्हें बोलते हैं तो मुंह में से गर्म ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा जो होती है गर्म होती है ना, आप हाथ लगा के देखेंगे तो बोलते वक्त ऊष्मा निकलती है, इसलिए हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब इन्हें हम कैसे याद करें? तो इन्हें हम बहुत से लोग ऐसे याद करते हैं, क त, है ना, क त, और ऐसे करके माँ, ये है माँ दा और ओ, ऐसे करके बहुत से याद कर लेते हैं। और कुछ लोग याद करते हैं का को के कर लेते हैं, ता को टी और इसको माँ, तो ये KTM हो गया, और इसको डी कह दिया, इसको ओ कह दिया, KTM 2, ठीक है? KTM 2, ATM 2 होता है, वैसे KTM 2 करके भी याद कर लेते हैं। का को इसको इससे मिलान करेंगे तो देखिए, तो KTM 2 करके भी आप याद कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक है जिससे कि आप भूले ना सीक्वेंस इसके लिए, ठीक है? तो इसको यहाँ पे के कहेंगे, इसे टी कहेंगे, इसे एम कहेंगे, इसे डी कहेंगे, इसे ओ कहेंगे, ठीक है? तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। और वर्ग में लोग ऐसे याद कर लेते हैं, इसके जो ये जो अक्षर हैं ये पहले वाले इन्हें लिख लेते हैं, जैसे क च, का लिखेंगे, चा लिखेंगे, ट और तप, कचट तप, कचट तप वर्ग लिख लेंगे, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है? तो ये याद करने के तरीके हैं। इसके साथ है निम्न में से कौन सी जो है, निम्न विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर पिछली वीडियो में मैंने आपको बताए। तो देखिए ये बिल्कुल यहाँ पे सही से है। ह्रस्व स्वर जो है वो छोटा, जैसे बच्चे बोलते हैं जो छोटा, छोटी, छोटा ऊ और रेर, ये ह्रस्व स्वर हैं। और दीर्घ स्वर माने बड़ा, तो ये बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ औ, ये ह्रस्व स्वर हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैंने पिछली वीडियो में आपको क्लियर कर दिया था, इसमें बिल्कुल दिया हुआ, उसमें नहीं दिया था कि इन्हें हम संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ये जो दिए हैं ये दीर्घ स्वर भी हैं और संयुक्त स्वर भी हैं, ए आई ओ औ। तो इस चीज़ को बिल्कुल याद रखिएगा। अगला है कि इसमें शा का उच्चारण स्थान बताइए। शा कहाँ से बोला जाता है? तो शा का उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धन्य है, ठीक है? क्या है? मूर्धन्य है। शा ऊष्म व्यंजन का भी उदाहरण है, क्योंकि आप बोलेंगे तो ऊष्मा निकलेगी। और चा वर्ग का उच्चारण तालु से, और ला वर्ग का उच्चारण दंत से, का वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। ये ऊपर बता चुके हैं। शा का याद रखिएगा, शा जो है मूर्धन्य है। अगला है य र ल व, किस वर्ग से आते हैं? आपको पहले ही बता चुके हैं किससे आते हैं। य र ल व अंतः स्थ वर्ग से, ठीक है? पहले ही बताया है आपको। तालव्य वाले और ये सब तालव्य में, इसको याद रख लीजिएगा। तालव्य में चा वर्ग के सब आएंगे, और या और शा भी आता है, या और शा भी तालव्य में आते हैं। और दंत में देखो ता वर्ग के सारे आते हैं, और ला और सा भी आते हैं, ला और सा भी आते हैं, ठीक है? ये भी जुड़े हुए आ सकते हैं दंत वाले में, ला और सा।
ठीक है। फिर इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो अंतःस्थ व्यंजन में आपको कौन कौन से बताए थे, य र ल व, य र ल व, तो ला इसका उदाहरण आंसर होगा, है ना। तो इसमें बस आपको अगर चारों आप रट लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। कंठ और तालु दोनों से बोला जा रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन कब आया है, तो कंठ तालव का में वे दो ध्वनियाँ आती हैं जिनका उच्चारण कंठ और तालु के सहयोग से होता है, वो है ए और ए, ए और ए। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अनुस्वार किसका कार्य करता है, तो यहाँ पे अनुस्वार जो है वो पंचम वर्ग का कार्य करता है। अनुस्वार पंचम वर्ग का मतलब क्या, अनुस्वार आपको पता होगा क्या होते हैं। तो अनुस्वार जैसे जो होता है, अनुस्वार जो अंक की बिंदी मानी जाती है, ये अनुस्वार होता है। तो जैसे आपने लिखा कि संपूर्ण, संपूर्ण मान लीजिए लिखा, ये जो बिंदी है वो आधा ना होकर पा का जो पंचम वर्ड है, पा फा वा, मतलब ये पा फा भा बा भा मा, है ना, ऐसे ही तो होता है, पा फा बा भा और मा। तो इस वर्ग का ये जो पंचम वर्ग है मा है, तो ये बिंदी उसका उच्चारण कर रही है। तो इसमें अनुस्वार, ये है अनुस्वार बिंदी, अनुस्वार है लेकिन वो अपने पंचम वर्ण का उच्चारण करती है अगर किसी के ऊपर अक्षर के ऊपर लगी हुई है, ये बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे आपको प्रांजल लिखना है, इसका इसी का उदाहरण बता रही हूँ मैं। जैसे आपको प्रांजल लिखना है तो आपने देखा होगा प्रांजल लोग ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे ये बिंदी है, ये किसकी है, तो इस जा का, इस ये जा कौन से वर्ग का है, तो च छ ज झ या, ठीक है। तो इस वर्ग का है ना, तो इसका पांचवा ये हुआ ना, तो ये बिंदी इसका उच्चारण कर रही है। इसको हम प्रांजल को खुलकर ऐसे करके लिखेंगे, प्रांजल ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। इनमें जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से नहीं निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, तो हवा नाक से नहीं निकलती है, नाक से नहीं निकलती, नाक से भी निकलती है, तभी तो मैं कहूँ नाक से भी निकलती है, तो उन्हें अनुनासिक कहते हैं। जैसे कि अ, डॉक्टर में अ लगाते हैं, ई, तो ये अनुनासिक हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो और जिनमें केवल मुंह से निकलती है वो अ आ ई ऐसे करके लिखिए, ठीक है। इस स्वर पूछे जा रहे हैं, इस स्वरों की बात चल रही है इस समय। जिनमें से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, इसमें संयुक्त स्वर बताए थे, ए आए ओ आओ थे, तो आपको ए आए ओ तो है, ऊ नहीं है, ऊ क्या है, दीर्घ स्वर है, आपको पहले ही बता दिया है। निम्न में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है, जो दांत से बोला जाता, ता था दा, ये बताए थे, ता था दा धा, ये सब, और उसके साथ साथ दंत में और भी मैंने बताए थे, दंत में ला और सा, ये ला और सा भी बताए थे। तो यानी कि क्या हुआ, ता था दा और ला, ये या नहीं है, या नहीं है, या अंतःस्थ है, आपको पता ही है अंतःस्थ है या, ठीक है। तो ये अब हम फिर ये आया अगला। तो यहाँ पे अगला क्या क्वेश्चन है ये कि ये यहाँ पे देखिए, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाए, जीव के भाग के, तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो उसमें क्या था, अग्र पश्च मध्य तीनों थे, तीन टाइप के होते हैं जीव के आधार पर, लेकिन विव्रत नहीं होता, ठीक है, विव्रत नहीं होता। जीव की उत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार के स्वर बताए थे, मैंने पिछली वीडियो में ही बताए थे, आप देख लीजिएगा, ठीक है, और बोल के देखिएगा उनके। और जबकि मुख द्वार के खुलने के आधार पर चार प्रकार के हैं जिनमें विव्रत आता है, विव्रत, अर्धविव्रत और अर्धसंवृत और संवृत, ठीक है। ये मुंह का द्वार जो हमारा खुलता है उसके हिसाब से चार प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, पार्श्विक ध्वनि जो है ला है, ठीक है, ला जो है वो पार्श्विक ध्वनि है। जीवा के अग्रभाग वर्ष का स्पर्श करती है और श्वास जीवा के दोनों पार्श्वों से निकलती है, इसे पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला का ला जो है वो पार्श्विक व्यंजन है, इसको याद रखिएगा। टा वर्ग का उच्चारण किस प्रकार होता है, तो टा वर्ग का मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मूर्धन्य है टा वर्ग का, ठीक है। तो इसको बार बार बताने का, इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर कौन सा बताया था, इसमें जो दीर्घ स्वर है वो आ है, ठीक है। जबकि ए और ओ जो है संयुक्त हैं, इसको याद रखिएगा। संयुक्त देखो कैसे हैं, दो मिलकर बनते हैं इसलिए संयुक्त, आ ई बनकर ए बनता है, ओ जो है आ ऊ मिलकर बनता है, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। च छ ज ज यहाँ का उच्चारण कहाँ से किससे करते हैं, तो च छ ज झ या, आप बताओ किससे करते हैं जल्दी से। इसका उच्चारण जो है हम जीवा के मध्य भाग से करते हैं, तालु से होते हैं, इसलिए तालव्य वाले कहलाते हैं च छ ज, ठीक है। और ई और ई भी, ई और ई
और या और शा व्यंजन, ठीक है। इस चीज़ को, इन सब को भी आप जोड़ लेना। ये सब तालव्य में आने लगे हैं। तालव्य में केवल इतने ही नहीं होते, तालव्य में ई और चा वाले वारे और या और शा सब। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग तो ये महाप्राण कहलाता है, ठीक है। महाप्राण व्यंजन है, ठीक है, महाप्राण व्यंजन कहलाता है दूसरा और चौथा। और इसके साथ साथ उच्चारण की दृष्टि से संभल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो ये संप्रक्त ध्वनि है, संभल, संवल। तो उच्चारण की दृष्टि से संबल संप्रक्त ध्वनि का वर्गीकरण है। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, संबल, तब वह संप्रक्त ध्वनि कहलाती है। यहाँ सा और बा, संबल ध्वनियों के मध्य माँ की ध्वनि संयुक्त हो रही है, ठीक है। माँ जो है वो बीच में बोला है, संबल। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? ये आपको पता ही होगी। ह्रस्व स्वरों की जो संख्या होती है वो 4 होती है। तो आपको पहले ही बता दिया है मैंने कि छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋ, ठीक है, 4 होती है। पहले ही देखो यहाँ लिखे हैं ह्रस्व स्वर और ये दीर्घ स्वर लिखे हैं। और वैसे टोटल स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं, है ना। ये तो सबको ही पता है। हिंदी में टोटल 52 वर्ड हैं, इसको याद रखिएगा। इनकी सबसे छोटी इकाई जो है ध्वनि कहलाती है, ठीक है। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? ये कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनको हम स्वर में नहीं करते हैं? तो यही 2 मात्राएं होंगी, जबकि इनका तो करते हैं, इनका भी करते हैं, इनका करते हैं। तो इसका डी होगा 20 का, ठीक है। तो हम देखते हैं 20 का अंग और आहा बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो गलत हो गया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इसमें ही बता रहे हैं कि अंग और आहा जो है ऐसी 2 मात्राएं जिनका प्रयोग तो किया जाता है, हाँ, स्वरों में गिना नहीं जाता है। बिल्कुल सही बात है, उन्हें हम स्वरों में गिनते नहीं हैं। स्वर तो हमारे 11 ही हैं, बिल्कुल सही बात है। स्वरों में हम गिनते नहीं हैं और ना ही हम उन्हें व्यंजन में गिनते हैं। अंग को हम अनुस्वार कहते हैं, आहा को हम विसर्ग कहते हैं, ठीक है। और दोनों जब मिल जाएंगे तो वो अयोगवाह कहलाएंगे। अंग और आहा दोनों जो हैं वो अयोगवाह हैं, लेकिन अलग अलग पूछेंगे तो ये अनुस्वार है और ये विसर्ग है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। हाँ, स्वरों में नहीं जोड़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा ठीक से नहीं पढ़ा था मैंने। स्वर वैसे 11 हैं अंग और आहा को माइनस करने के बाद। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो जो इसमें झा है, झ का, चा वर्ग ही तो होते हैं तालव्य वाले, तो उसमें झा आता है, चा छ झा, तो ये तालव्य है, ठीक है। चा वाले जो हैं बताए हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तालु और तालव्य एक ही है। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजनों में, तो उन्हें क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा, तो उसे अयोगवाह कहते हैं। अंग और आहा पढ़ा अभी, अंग और आहा। वैसे तो ये अनुस्वार और विसर्ग है, लेकिन वैसे अयोगवाह है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर तो व्यंजनों को 2 उसमें बांटा गया है, ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पूरा लिखा हुआ है। तो एक सघोष और एक अघोष, सघोष अघोष 2 वर्गों में बांटा गया है स्वर तंत्रियों के आधार पर। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं, स्वर वाली जो तंत्रियाँ हमारी झंकृत हों वो सघोष हैं, और जिनमें ये झंकृत ना होती हैं वो अघोष कहलाते हैं। सघोष में नाद का प्रयोग होता है और अघोष में श्वास का उपयोग होता है, ठीक है। वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा श, श, सा सभी स्वर अघोष हैं, ठीक है। वर्गीय व्यंजन में जब पहला होगा और दूसरा, पहला दूसरा, ठीक है, व्यंजन में जैसे का और ख, और जैसे चा और छा, और उसके साथ साथ ये तीनों, ये सभी अघोष हैं। जबकि वर्गीय व्यंजन में तीसरा, चौथा, पांचवा और य, र, ल, व, श, हा, ये सब सघोष में आएंगे। इसको याद रखिएगा। यानी कि अगर हमने क, ख, ग, घ, अणा लिखा है तो क्या है? का और खा हमारे अघोष हो गए, ये सघोष हो गए, ठीक है। ऐसे ही चा वर्ग के देखेंगे, शुरू के 2 हमारे अघोष हैं और 3 सघोष हैं, और उसके साथ एक्स्ट्रा इसमें और भी लिखे हैं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से मैं आपको समझाती चल रही हूँ, जिससे कि आपका बिल्कुल रिवीजन होता चले। जीवा की नोक, यानी कि आगे का जो पॉइंट है, नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से को संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, तो ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वत्स। क्या कहा जाता है? वत्स। तो ये देखिए पूरा लिखा है यहाँ पे, जीवा की नोक के नोक, जब जीवा की नोक आप देख लीजिए, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिए, जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है,
तो ऐसे उच्चारण स्थान को वत्स कहते हैं। वत्स व्यंजन के अंतर्गत ना, था, सा, रा, ला आते हैं। आप बोलिए, देखिए ऊपर वाले दांतों में आपकी जीभ आगे से टच होगी। ना, सा, रा, ला, वो ना, सा, रा, ला, हाँ ये 4 आते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा वर्ड्स को। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो इसका उत्तर है ग्रीवा ध्वनि। ग्रीवा ध्वनि देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है, जबकि मूर्धा, कंठ, तंतुष्ट है, ये सब हैं, तालब हैं, लेकिन ग्रीवा नहीं है। ठीक है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना गया है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो है शब्द को माना गया है। ठीक है, किसे माना गया है? शब्द को माना गया है। ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। वैसे उच्चारण जब हम बोलेंगे तो ध्वनि है, ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द बनाने के लिए जिन्हें सार्थक और अर्थबोधक की क्षमता से युक्त होना चाहिए। ठीक है, वो शब्द जिनका अर्थ भी निकले। तो ध्वनि सार्थक ही हो ये ज़रूरी नहीं है, ध्वनि सार्थक नहीं होती। जैसे अ, क, प, ये कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, ये ध्वनियाँ हैं लेकिन सार्थक नहीं। किंतु जब हम क, ल, कल, क, व, कब, चाला, चल ये सब शब्द बना देते हैं तो इनमें सार्थकता आ जाती है, तो अर्थ देने की इनमें क्षमता भी आ जाती है। इसीलिए भाषा की जो सार्थक इकाई है वो शब्द ही कहलाएगी। ठीक है, सार्थक इकाई जो अर्थ निकाल सके। ठीक है, इसमें ये दिया है। तो सार्थक इकाई ढंग से पढ़ लीजिएगा। लघुत्तम इकाई पूछा है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ठीक है, तो इसमें लिखा है प्लुत। प्लुत स्वर को जब हम बोलते हैं तो वो दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगाते हैं। जैसे ओम हम बोलते हैं वो प्लुत हैं, सुनो, ऐसे बोलते हैं, तो ये सब जो है प्लुत स्वर हैं। ओम प्लुत स्वर है, ये आता है अक्सर क्वेश्चन। ठीक है, बहुत देर लगती है। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? प्रत्येक शब्द की जो वर्तनी है उसे सभी वर्णों को उसके सभी प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन ही पूछ रहा है। तो 28वां क्वेश्चन है, इसका उत्तर यहाँ पे आएगा, किसी शब्द या वर्णों के समूह को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। ठीक है, वर्ण विच्छेद कहते हैं। हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो शब्द समूह से स्वर्ण वर्णों और व्यंजन वर्णों को अलग अलग किया जाता है। शब्दों में और वर्ण समूह में जिनमें मात्राएं होती हैं उन्हें वास्तविक रूप से लिखा जाता है। तो जैसे क, ई, त ये सब है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें दिया है, तो उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे पूरा इसका उत्तर दिया है, तो इसका उत्तर है वर्ण विच्छेद। क्या कहेंगे? वर्ण विच्छेद कहेंगे। सभी वर्णों को उसी क्रम में जब हम अलग अलग कर रहे हैं तो उन वर्णों को हम अलग कर रहे हैं। जैसे किताब में हम करते हैं, किताब में बच्चों से करवाते हैं, छोटे क्लास में आप देखना, तो क्या है, क छोटा है, इस पर क्या लगी है, छोटी की मात्रा इसके साथ जोड़ दो। फिर ता छोटा है, ता में क्या लगा, आ की मात्रा लगी है, ऐसे करके हम जोड़ते नहीं जोड़ते। फिर बा में क्या लगा है, बा को हटाएंगे, इसमें छोटा, हर अक्षर के साथ छोटा लगा रहता है, भले ही मात्रा ना हो। और अगर अकेले लिखेंगे तो हलंत के साथ लिखते हैं, तब इसमें अ नहीं लगा है। लेकिन अगर अपने बा ऐसे करके लिख दिया तो इसको अब जब खोलेंगे तो आपके बा के नीचे हलंत लगाएंगे और इसके साथ छोटा आ लगाएंगे, तो ये बात सही है। तो बिल्कुल यहाँ पे है कि प्रत्येक अगर वर्ण शब्द को हमने छोटे छोटे वर्णों में अलग अलग तोड़ा तो वो वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछी है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। और आपको पता ही है 25 कैसे, 5 वर्ग होते हैं। ये स्पर्शी तो व्यंजन है, पाँचों में 5 होते हैं, तो ये 5 गुणा 5 कितने हो गए? 25 हो गए, नहीं हो गए? तो ये 25 होते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कहीं हमारी मुख के किसी न किसी पार्ट से ये स्पर्श करते हैं। स्वर में ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो पहले ही बताया था मैंने, कंठ और तालब है इसका, कंठ से भी बोला जाएगा और तालु से भी बोला जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको बताया था। जबकि कंठ ऊष्ठ वाले जो हैं वो ओ औ हैं, कंठ ऊष्ठ वाले, ठीक है, वो कंठ तालब हैं। दंतोष्ठ के जो हैं वाह है, दंतोष्ठ का वाह है। और ओष्ठ वर्ग के जो हैं वो है उ, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। ये मैं अलग से इसलिए बता रही हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देगा? क के बाद श दिखाई देगा, मैं आपको बता दूं। ठीक है, क्यों दिखाई देगा? क्योंकि श जो है वो संयुक्त व्यंजन है और ये किससे बना है? क प्लस श से बना है। तो इसमें ये जो क है वो इस क के
बाद दिखेगा, क्योंकि का से देखो ये लिखा है ये पे। तो इसको याद रखिएगा, ये संयुक्त व्यंजन है, किससे बना है, इसका पहला अक्षर कौन सा है, इस चीज़ को ध्यान रखना। निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है? दंत वर्ण जो दांत से बोला जाता है, तो सा जो है वो दंत वर्ण है। आपको पहले मैंने उस समय बताया था, उसमें देखिएगा सा जो है वो दंत वर्ण है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो वत्स यानी कि दंत मूल से, वत्स माने क्या, दंत मूल से उच्चारित होता है। प ओष्ठ है, टा मूर्धन्य है, तालु से मूर्धा के भाग, हा स्वर यंत्रीय यानी कि काकल्य है, या कंठ से बोला जाता है हा जो है। फिर है निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक वर्ण बताना है इसमें। तो अनुनासिक का मतलब क्या है कि जो नाक से बोला जाए, तो अनुनासिक वर्ण जो है इसमें से माँ अनुनासिक वर्ण है। माँ को बोलेंगे ना की आवाज़ आएगी। ऐसे वर्णों का उच्चारण नासिका और मुंह से किया जाता है और उच्चारण में लघुता रहती है। माँ ना से नाक से आवाज़ आएगी हल्के से। और हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ण डा, या, ण, ना, मा, ये सब अनुनासिक हैं, ठीक है। ये 4 और ये माँ, ये पांचों जो अनुनासिक हैं। विकल्प में पा व था, ये तीनों ही स्पर्श व्यंजन में आते, ठीक है। ला व स का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो ला और सा का उच्चारण जो है वो दंत से होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये दंत से होता है। ला व सा किस में जुड़े हुए हैं? दंत वाले में जुड़े होंगे। देखो ये ता वर्ग और ला और सा, ठीक है। इस चीज़ को याद रख लेना। मूर्धा में क्या है? रिर है, टा वर्ग के सब हैं, और रा और शा है। तालु में कौन सा? ई चा वर्ग के सब हैं और या और शा है। कंठ में आ क वर्ग के सारे हैं, हा और विसर्ग है, ठीक है। और ओष्ठ में ऊ और पा वर्ग के सब हैं। कंठ और तालु में ए हैं, अभी बताएं। कंठ और ओष्ठ में ओ और औ हैं, और दंत ओष्ठ में वा है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, अभी पिछला एक क्वेश्चन निकला उसमें। अब आ गया स्वरों का उच्चारण के बारे में पूछ रहा है। तो इसका डी है, बिना किसी सहायता से होता है, ठीक है। स्वरों का उच्चारण बिना किसी सहायता से हम करते हैं, जबकि क चा वर्ग ये व्यंजन है, याद रखना, ठीक है। जबकि इनका भी करते हैं, ये इनके साथ दिए हुए हैं, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से आपको बता रही हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो सघोष जो है, सघोष अघोष मैंने बताए थे कि जो व्यंजन के पहले और दूसरे, ये तो अघोष हैं, और ग घ अणा ये सघोष हैं, ये बताए थे अभी। तो ये जो सघोष जो हैं प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, ठीक है। तो ये सब ये आप पढ़ लीजिएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दुगना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व से दुगना समय लगता है, बताओ क्या कहेंगे? आप बताइएगा। 2 मात्रा का समय लगता है तो उन्हें हम दीर्घ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दीर्घ कहते हैं, या गुरु भी कहते हैं उन्हें, ठीक है। तो गुरु इसमें दिया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ह्रस्व जो होते हैं वो लघु होते हैं, और जो दीर्घ होते हैं वो गुरु होते हैं, उन्हें दुगना समय लगता है। जैसे अ को 2 बार बोलेंगे तब आ आएगा, ये दीर्घ हो गया। यानी कि हम लघु को 2 बार बोल रहे हैं, ई को 2 बार बोलेंगे तब ई आएगा, ठीक है। तो इसमें यही दिखाया कि लघु को 2 बार जब बोलेंगे तो दीर्घ बनता है, यानी कि गुरु बन जाता है। तो ये है, ठीक है। अगला है, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है। हम व्यंजनों के उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्री में कंपन होता है, तो उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका स्थान क्या है? तो उसका स्थान है काकल्य। और काकल्य का अर्थ अभी थोड़ी देर पहले आया था, ठीक है। काकल्य होता है, इसके अंतर्गत हा होता है, ठीक है, काकल्य में, ठीक है। पीछे आप देखना, एक काकल्य का संबंध में आया है, ठीक है। इसमें क्या है? स्वर तंत्री में कंपन, हा तो कंपन होता है हमारी स्वर तंत्री में। निम्नलिखित में से स्वर जो तंत्र, हमारे बोलने का जो तंत्र है उसकी बात हो रही है। किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? कोई भी अशुद्धि नहीं है, ना ही स्वर ना ही व्यंजन। तो इसमें क्या है? ऊर्जस्वी में नहीं है, ठीक है, याद रखना। आरोग्य में है, ईसाई में है, इसमें भी है, लेकिन ऊर्जस्वी में नहीं है। ऊर्जस्वी सही है। और शेष शब्द अशुद्ध हैं, जैसे ईसाई का ये औत्सुक का उत्सुक लिखेंगे, आरोग्य को ऐसे लिखेंगे, जबकि ऊर्जस्वी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो कौन सा स्वर का वर्गीकरण नहीं है, बताओ? तो इसमें द्वित नहीं है, जबकि ह्रस्व, संयुक्त और प्लुत ये सब वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, लेकिन द्वित्व नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कौन कौन से, बार बार बताना
ठीक नहीं है, टाइम जो है वेस्ट होगा। मूल दीर्घ स्वर नहीं है, कौन सा इसमें, तो 41 में पूछा मूल दीर्घ स्वर बताया जा रहा है। तो देखो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ तो है लेकिन ओ नहीं है, क्योंकि ये संयुक्त में भी आएगा, बताया था आपको संयुक्त स्वर में भी आएगा। तो 41 का देखना यही होगा। तो 41 का देखो ओ लिखा है, ओ नहीं है क्योंकि ये संयुक्त में भी आता है। ठीक है, देखा है, दीर्घ नाव का संयुक्त में भी है ये। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियों के प्रकार जो होते हैं 2 होते हैं। ये अभी पहले भी क्वेश्चन आया है, ग्राम विकास अधिकारी का आया है, वही मैंने पेपर कराया है, अभी एक चैनल पे वीडियो अपलोडेड है। स्वर और व्यंजन 2 प्रकार की होती है। ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है। देखो ये वही शिफ्ट का क्वेश्चन है, ये भी कराया था मैंने। 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ आपको ये अभी कराए थे, सबसे पहला ही क्वेश्चन था। इसके बाद जीवा के आधार पर ये क्वेश्चन भी अभी कराया था मैंने, जो पिछली वीडियो अभी अपलोड की है उसमें कितने प्रकार के होते हैं। तो जीवा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। ये क्वेश्चन भी इस वीडियो में भी आया है एक। ठीक है, इसको देख लीजिएगा कि अग्र से कौन से हम बोलते हैं जो स्वर हैं, और मध्य से कौन से स्वर बोलते हैं। मध्य से केवल अ बोलते हैं, और पश्च से हम इतने सारे बोलते हैं, आ, उ, ओ, औ। ठीक है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? तो जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर जब हम व्यंजन कोई बोलते हैं, मतलब क बोल रहे हैं, तो क बिना व्यंजन के, बिना स्वर के ऐसा है, लेकिन जब इसे हम बोल भी नहीं सकते, बोलना असंभव सा है, लेकिन जब इसमें छोटा यानी कि हम ये लगा देंगे इसके साथ, तो ये क बन जाएगा, ये हलंत हट जाएगा, तो तब हम इसे अच्छे से बोल लेंगे। तो स्वर के बिना व्यंजन हम नहीं बोल पाएंगे, इसलिए इसमें ये बात लिखी हुई है। स्वर जो होते हैं 11 होते हैं, जिसमें अंग और आहा नहीं होता। ठीक है, याद रखना, ये अयोग वहाँ है। ई, च, छ, ज, झ, य आदि का उच्चारण किसके द्वारा होता है? तो ये भी इसमें आ चुका है, शिफ्ट 2 में आया था। तो इसका उच्चारण जो है वो तालु के स्पर्श से होता है, इसलिए हम इन्हें तालव्य कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? तालव्य कहते हैं, याद रखना। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक अगर वर्ण का मेल हो रहा है तो बताओ क्या बनेगा? ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, तो आप बता भी देंगे, क्या बनेगा बताइए? एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि वर्ण जो है वो छोटा है, अक्षर बड़ा है। ठीक है, तो अक्षर जो होता है स्वर्ण एवं व्यंजन के संयुक्त रूप से बनता है। जैसे कि ये जो है हमारा क है। ठीक है, क जो है ये वर्ण है, और इसमें क्या है, ये अ जब हम जोड़ देंगे तो ये का बन जाएगा, तो ये अक्षर बन गया। ये क्या बन गया? हमारा अक्षर बन गया, ये वर्ण है। ठीक है, इस चीज़ को कंफ्यूज मत होइएगा। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? बिल्कुल आंख बंद करके आप बता देंगे कि दीर्घ स्वर कौन सा है। तो दीर्घ स्वर जो है बड़ी ई है, ए जो है ये संयुक्त है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, ए में कंफ्यूज मत होइएगा। अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतःस्थ य, र, ल, व, श बताए थे, तो व है इसमें। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण व्यंजन ग है। कौन सा है? ग। ठीक है, तो प्राणत्व के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, एक अल्प प्राण, एक महाप्राण। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां ये अल्प प्राण है, और दूसरा और चौथा यानी कि क, ख, ग, घ, ण लिखेंगे आप, तो पहला, तीसरा क, ग और ण ये तो हो जाएंगे अल्प प्राण, और ख और घा हो जाएंगे हमारे महाप्राण। ठीक है, इस तरह का। घोष वर्ण कौन सा है इसमें से? घोष वर्ण कौन सा है? तो घोष वर्ण जो है इसमें से हमारा जो है ज है। ज घोष वर्ण है, और घोष वर्ण में मैंने सघोष और अघोष बताए थे। तो ज किसके अंतर्गत आएगा? च, छ तो अघोष होंगे, और ज, झ, ज ये जो होगा सघोष में आएगा। सघोष अघोष बताए थे मैंने अभी, तो ये बार बार बताने ठीक नहीं है। ठीक है, ओष्ठ वर्ण कौन सा है? जो ऊँट से बोला जाए, तो ओष्ठ वर्ण तो आप बता ही देंगे कौन सा है, ऊ है। ऊ को बोलते वक्त ऊँट की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, अर्ध विव्रत कौन सा है? तो अर्ध विव्रत ए है। ठीक है, 4 प्रकार के बताए थे मैंने पूरे, कि मुख खुलने के हिसाब से 4 प्रकार के हैं। विव्रत जिन स्वरों को उच्चारण मुख द्वारा पूरा खुलता है, आ। अर्ध विव्रत जिनमें आधा मुंह खुलता है, जैसे अ, ए, ओ में। अर्ध संवृत में ए यानी कि मुंह खुलेगा भी और फैलेगा भी, ए, ओ। और संवृत में ई मुख द्वार लगभग बंद ही रहता है, संवृत में उसे कहते हैं। ठीक है, और असंवृत में क्या है? आधा आधा बंद रहेगा। तो ये चारों इनके उच्चारण है। विव्रत, अविव्रत, विव्रत में पूरा मुंह खुलेगा, अविव्रत में आधा मुंह खुलेगा, और संवृत और
असंवृत में, अब मुख बंद करने की बात है, अर्धसंवृत में आधा मुंह बंद रहेगा और संवृत में लगभग पूरा मुंह बंद रहेगा। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो क्या कहलाते हैं, तो वो निर्नुनासिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, निर्नुनासिक, केवल मुंह से निकलती है जिनकी ध्वनि, जैसे कि आप, उधर, अपना, ये सब हैं। वृत्ताकार स्वर, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण ओठों के आकार गोल हो जाते हैं बोलते वक्त, जैसे ऊ बोलोगे तो ओठ गोल हो जाएंगे, ऊ, ओ, औ, अंग बोलोगे। संवृत जो है मुख का द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, ऊ आप बोलेंगे तो लगभग आपका बंद ही रहेगा मुंह, इस चीज़ से, ठीक है। अनुनासिक वो है नाक से ध्वनि और मुख दोनों से बोले, जैसे गांव, दांत, आंगन, ऐसे। द्रग का वर्ण विच्छेद क्या होगा, इसके बारे में तो ये क्वेश्चन जो है मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो करना सही नहीं है। 54 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए और इसके अगले जो क्वेश्चन है मैं अपनी अगली वीडियो में हिंदी कराऊंगी, बने रहिएगा। और इससे आगे के क्वेश्चन 55वें क्वेश्चन की फुल जो द्रग का वर्ण विच्छेद, वैसे मैं यहाँ पे बता दूँ आपको। दा के नीचे रा लगा, यानी कि द, फिर र, फिर ग, फिर ये इसका उत्तर होना चाहिए, ठीक है, यही इसका उत्तर होगा। तो ये मैं 55 आपको क्वेश्चन करा दिए मैंने पूरे, और फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। इसी प्रकार की वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। धन्यवाद दोस्तों।